हेलो एवरीवन, मैं रानी शर्मा और आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 का वाणिज्य। और बात करते हैं खंड ए के चेक संबंधी साधारण लेखे, जो चैप्टर नंबर है 4। और सबसे पहले जानते हैं हम आज इसमें किन किन सब टॉपिक्स हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेक की परिभाषा। चेक क्या है, चेक की विशेषताएं या इसके लक्षण क्या है, इसके कितने पत्रकार होते हैं, पक्षकार होते हैं। और दूसरी चीज़, मैं आपको चेक का नमूना भी दिखाऊंगी, चेक किस प्रकार का होता है। चेक लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और चलते हैं इसी के साथ चेक की परिभाषा से। चेक होता क्या है, डेफिनेशंस ऑफ चेक्स। तो बच्चों, बात करते हैं चेक की परिभाषा की। चेक एक शर्त रहित ऐसा लिखित आज्ञापत्र होता है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं और जिसको लिखने वाला वो किसी बैंक विशेष को यह आदेश देता है कि वह एक निश्चित धनराशि का भुगतान चेक में जो लिखित व्यक्ति है या जिसको आदेशित किया गया है उसको या उस नाम के व्यक्ति को बैंक उतनी रकम दे दे जितनी चेक पर आदेशित है, लिखित है। बच्चों, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र होता है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है या जो केवल मांग पर देय होता है। ये हमने बात करी चेक की परिभाषाएं की। अब हम बात करते हैं चेक की विशेषताएं या चेक के लक्षण। कैरेक्टराइटिस ऑफ ए चेक। बच्चों, ये इसको 8 इसकी विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें नंबर 1 है लिखित, क्योंकि यह एक लिखित प्रक्रिया होती है। दूसरा है शर्त रहित, जैसे मैंने आपको डेफिनेशंस में बताया कि यह एक शर्त रहित होता है। तीसरा है आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र भी होता है क्योंकि हम बैंक को आज्ञा ही दे रहे होते हैं, किसी को भी, मतलब जिस व्यक्ति के नाम या फर्म या विशेष व्यक्ति को हम आदेशित करते हैं उसको देने के लिए। हस्ताक्षर, इस पर जो भी चेक का लेखक होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। आज्ञा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आज्ञा किसी बैंक विशेष को दी जाती है, इसलिए आज्ञा। नंबर 6 है भुगतान, क्योंकि भुगतान मांगने पर ही ये देय होता है, इसलिए भुगतान। नंबर 7 है धनराशि, इसमें निश्चित धनराशि होती है। और नंबर 8 है भुगतान, इसमें लिखित किसी व्यक्ति विशेष को या उसके आदेश के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति या वाहक को हो सकता है। अब हम बात करते हैं चेक के पक्षकार की, और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी आपको चेक का नमूना। चेक का नमूना बच्चों, ये मैंने यहाँ आपको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का चेक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस पर हम यहाँ देखेंगे कि एक साइड यहाँ बैंक का नाम लिखा है और उससे पहले यहाँ पर इसके बराबर में जो एड्रेस है वो लिखा है। यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये यहाँ पे, जिसमें ये डेट का कॉलम है जिसमें हमें डेट डालनी होती है, और जिसमें बच्चों कॉलम में लिखा है डी मतलब डेट, एम मतलब मंथ, और यहाँ है जो वाई है वो इंडिकेट करता है ईयर को। और इसके नीचे लिखा है अब यहाँ पे पे। इसके आगे हम पे के आगे लिखते हैं व्यक्ति का नाम जिसको भी हमें पे करना है, या फिर उसके बाद लिखा है या धारक को। और इसके बाद हम नीचे वाली लाइन जिसमें लिखा है रुपीज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, रुपीज़ और रुपये, यहाँ हम नीचे लिखते हैं कितनी अमाउंट भरनी है, कितने रुपए देने हैं इस। और फिर नीचे इसके बाद लिखा है अदा करें, तो सबसे ऊपर आप नाम लिखेंगे, नीचे जितना अमाउंट पे करना है या निकालना है वो रुपये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आप ये देख रहे हैं साइन रुपीज़ जो लिखा है रुपये का, इस ब्लॉक में भी हमको अमाउंट भरनी होती है यहाँ पर। और इसी में बच्चों जो चेक हमें बैंक से प्राप्त होता है चेक बुक, उस चेक बुक में ऑलरेडी खाता संख्या डला हुआ होता है, बैंक का नाम होता है, तो यहाँ खाता संख्या डली हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ होता है बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, और नाम के ऊपर उसको करना होता है सिग्नेचर। और ये याद रखने वाली विशेष ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि जो
हम अपना अकाउंट खुलवाते समय जो हम 3 या 4 प्रकार के नमूने के तौर पे बैंक को हस्ताक्षर देते हैं, जिसको बोलते हैं नमूने का हस्ताक्षर, उस नमूने के हस्ताक्षर से ही हम जब चेक देते हैं तो चेक पे किए गए हुए जो अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो उस नमूने के हस्ताक्षर से मिलान करने के बाद ही चेक की यदि बड़ी अमाउंट है तो तभी ही निकाली जा सकती है। ये है बच्चों जो सभी सीबीएसई शाखाओं पर दे, मतलब ये यहाँ लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में, पेबल एट ऑल सीबीएसई ब्रांचेस। ये मैंने आपको दिखाया चेक का नमूना। इसी प्रकार चेक के नमूने, चेक लगभग एक ही प्रकार का होता है, जिस बैंक का होता है उस बैंक का नाम यहाँ लिखा हुआ होता है सबसे पहले। ये हमने बात करी चेक के नमूने की। अब बात करते हैं चेक के पक्षकार। चेक के कितने पक्षकार होते हैं? चेक के 3 पक्षकार होते हैं। 3 पक्षकार में अब पहले तो हम इसको बोलेंगे 3 पक्षकार कौन कौन से और उनका क्या कार्य होता है। तो चेक का पहला पक्षकार जिसको हम बोलते हैं लेखक या आहर्ती, आहर्ता जिसको बोलते हैं ड्रॉअर। बच्चों यह ऐसा व्यक्ति होता है जो चेक को लिखने का काम करता है, मतलब चेक को लिख के देता है और बैंक को उसमें जितनी भी धनराशि का भुगतान करना है वह लिखित में उसका आदेश देता है, मतलब बैंक के लिए आदेशित करता है। जो आहर्ता या लेखक होता है वो चेक बुक पर अमाउंट लिखकर ये काम होता है लेखक का। दूसरा होता है और मेन होता है देनदार या आहर्ती जिसको हम बोलते हैं ड्रॉवी। यह कौन होता है बच्चों? यह बैंक होता है, यह वह बैंक होता है जिस पर चेक, जिस के लिए चेक लिखा जाता है और लेखक के द्वारा इसे भुगतान करने की आज्ञा भी दी जाती है। तो मतलब मेन काम किसका है? बैंक का, जो कि रकम चेक पर लिखी हुई निकाल कर देता है, मतलब बैंक। तो दूसरा जो पक्षकार हुआ वो हुआ देनदार, मतलब बैंक। और तीसरा जो पक्षकार हुआ जिसको हम देनदार या अदाता बोलते हैं, जिसको देनदार या अदाता जिसको हम बोलते हैं पेई, यह वह व्यक्ति होता है जिसे चेक की रकम को पाने का अधिकार होता है। चेक पर जो रकम लिखी गई है उसको पाने वाला जो व्यक्ति होता है वह होता है तीसरा पक्षकार जिसको हम बोलते हैं पेई या लेनदार या अदाता। यह चेक का लेखक या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे हम कि जब हम चेक लिखते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको सावधानी पूर्वक याद देने, ध्यान रखने योग्य होती हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं दिनांक की। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात है बच्चों कि जो चेक पर डेट लिखी जाती है वो बहुत ज़रूरी होती है, अत्यावश्यक होती है। जिस दिन चेक लिखा जाता है वही दिनांक चेक पर लिखी जाती है। पर कभी कभी क्या होता है बच्चों कि चेक पर हम आगे की भी डेट डालकर, आगे की भी दिनांक डालकर चेक को दे देता है और ऐसा लगभग उस दशा में किया जाता है जब लेखक भविष्य में किसी और निश्चित दिनांक को अपना रुपया देना चाहता हो, मतलब अकाउंट से निकलवाना चाहता हो। और इस दशा में जब मतलब जब तक वह दिनांक नहीं आती है तब तक जो चेक है उसका भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार के चेक को हम आगामी दिनांक का चेक, जिसको इंग्लिश में पोस्ट डेटेड चेक भी कहते हैं। कभी कभी कुछ चेकों पर जो पहले की दिनांक डाल दी जाती है और ऐसे मतलब इस प्रकार के चेक को हम पिछली दिनांक का चेक, मतलब एंटी डेटेड चेक भी कहते हैं। तो ये हुई बात चेक पे दिनांक की, डेट की। दूसरी बात करते हैं पाने वाले का नाम जिसको हम बोलते हैं नेम ऑफ पेई। ये क्या है बच्चों? ये है जब चेक में जो प्राप्त करता है उसका नाम एक तो स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और दूसरी बात है जो प्राप्तकर्ता का नाम है उसे लिखते समय आदर सूचक शब्द या डिग्री, जैसे श्री, श्रीमान और डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, इसमें ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता। और यदि चेक का लेखक स्वयं अपने लिए रुपया निकालना चाहता है तो उसे उस स्थान पर स्वयं सेल्फ शब्द लिख देना चाहिए। ऐसे चेक का भुगतान लेखक को या उसके आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है। तीसरी हम बात करते हैं चेक की राशि की, मतलब अमाउंट ऑफ द चेक।
चेक में लिखी जाने वाली जो रकम है उसमें किसी भी प्रकार की काट छांट, ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कटिंग या ओवर राइटिंग है तो उस पर नमूने के हस्ताक्षर कर देने चाहिए। मतलब एक छोटा अपना सिग्नेचर उस पर जो जहाँ कटिंग हुई है या ओवर राइटिंग हुई है वहाँ पर कर देनी चाहिए। चेक में शब्दों और अंकों में लिखी जाने वाली जो रकम है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको चेक का नमूना दिखाया था, उसमें हम जो लाइनिंग है, पहली लाइन है नाम की जिसमें हम लिखते हैं जिसको देते हैं, जिसके लिए चेक बना रहे हैं उसका नाम, और जो सेकेंड लाइन है जहाँ रुपीज़ और रुपया लिखा है उसके नीचे हमें लिखनी होती है शब्दों में अमाउंट, और जो मैंने आपको एक ब्लॉग बताया था वहाँ लिखनी होती है हमको अंकों में अमाउंट। तो उन दोनों में अलग अलग नहीं होनी चाहिए, काट छाँट नहीं होनी चाहिए। शब्द मतलब जो रकम है वो हमारी शब्दों और अंकों में एक ही होनी चाहिए। शब्दों में रकम लिखने से के बाद जो है उसमें केवल या ओनली शब्द का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। जालसाजी से बचने के लिए बच्चों आजकल चेक संरक्षक यंत्र जिसको हम बोलते हैं चेक प्रोटेक्टर, इसका भी प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नंबर 4, लेखक के हस्ताक्षर, सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। चेक पर बच्चों लेखक के हस्ताक्षर होना अत्यंत आवश्यक है और हस्ताक्षर भी सावधानी से करना चाहिए। वही सिग्नेचर ये होना चाहिए जो नमूने के सिग्नेचर के रूप में बैंक की जो हस्ताक्षर पुस्तिका है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक जब अकाउंट खुलवाता है तो अपने पास नमूने के तौर पर 3 या 4 जगह हस्ताक्षर लेके रख लेता है। वही हस्ताक्षर का मिलान चेक पर किए गए हस्ताक्षर से कराया जाता है। हस्ताक्षर न मिलने पर बैंक चेक का भुगतान नहीं करता। तो हस्ताक्षर पेंसिल से या मोहर लगाकर कभी भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम नंबर 5, प्रतिपन्न भरना जिसको बोलते हैं टू फिल काउंटर फॉइल। चेक में बाईं ओर वाले भाग को प्रतिपन्न कहते हैं। लेखक को चेक के प्रतिपन्न को भी सावधानी से भरना चाहिए। इस पर दिनांक, प्राप्तकर्ता का नाम, रकम और भुगतान करने का उद्देश्य अवश्य लिखना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों कि हमें भविष्य में मतलब मिलान करने में सुविधा रहती है। ये हमने बात करी चेक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं चेक के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों चेक मेन जो मुख्यतः होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाहक चेक जिसको हम बोलते हैं पीरियड चेक, दूसरा होता है आदेशित चेक जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर चेक। तो बात करते हैं नंबर 1, वाहक चेक। बच्चों ये वह चेक होता है जिसका भुगतान जिस भी व्यक्ति के नाम या वाहक या बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का होता है उसको कर दिया जाता है। ऐसे चेक का जो ट्रांसफ़र है, हस्तांतरण है, वो केवल सुपुर्दगी मात्र से ही हो जाता है। चेक का जो प्रस्तांकन होता है, जो एंडोर्समेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यदि कोई गलत व्यक्ति ऐसे चेक का भुगतान ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो इसके लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। ऐसे चेक को लेने वाले व्यक्ति कानूनी अधिकारी बन जाता है उसको कैश कराने के लिए। अब हम बात करते हैं नंबर 2, आदेशित चेक जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर चेक। बच्चों इस प्रकार का जो चेक होता है उसका भुगतान उसमें जो लिखित व्यक्ति है या उसके आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कर दिया जाता है। और ऐसे चेक पर किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे और या ऑर्डर शब्द लिखा रहता है। ऐसे चेक के ट्रांसफ़र के लिए चेक की जो सुपुर्दगी होती है उसके साथ साथ उसका प्रस्तांकन करना भी ज़रूरी होता है और व्यवहार में इसी प्रकार के चेक का प्रयोग भी किया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं चेक का प्रस्तांकन या चेक का बेचान। अब ये क्या है, इससे पहले हम जानते हैं चेक का रेखांकन। चेक का रेखांकन जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ ए चेक। बच्चों आपने देखा होगा, पहले तो मैं बताऊं रेखांकन के कई प्रकार के मतलब होते हैं। जब किसी को अत्यंत सुरक्षित बनाने के लिए
उसका जो चेक का मुख्य पृष्ठ होता है उस पर हम दो समांतर तिरछी रेखाएं खींचते हैं, तो इसी को ही चेक का रेखांकन करना हम कहते हैं। अब इन रेखाओं में कई बार लिखा हुआ होता है एंड कंपनी या अविनियम साध्य है, जिसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं नोट नेगोटिएबल, या खाते में जमा करें, जिसको हम कई बार लिख देते हैं तिरछी लाइनों पे ही के बीच में लिख देते हैं अकाउंट पे ओनली। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है सबसे पहली बात तो कि जो भुगतान है वो सुरक्षित हो, भुगतान का पक्का प्रमाण हो और न्यायालय के द्वारा मान्य हो। तो ये हमने बात करी चेक के रेखांकन की। अब बच्चों बात करते हैं कि चेक का जो चेक का प्रभाव है वो क्या होता है। चेक का प्रभाव, रेखांकन का जो प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग, वो क्या होता है बच्चों? जब किसी चेक को रेखांकित, जैसे मैंने बताया कि तिरछी लाइनें उसमें खींच दी जाती हैं, उसको हम रेखांकन बोलते हैं। तो जो रेखांकित कर दिया जाता है, ऐसे चेक का रुपया किसी भी व्यक्ति को नगद न मिलकर केवल बैंक के माध्यम से ही दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि ये सुरक्षित भी होता है, इसमें जालसाजी का किसी प्रकार का कोई हम कह सकते हैं कि हमें ख़तरा नहीं होता है, और न्यायालय के द्वारा ये मान्य भी होता है। अब आगे बात करते हैं चेक का पृष्ठांकन या इसका बेचान, एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। बच्चों भारतीय कंपनी का जो साध्य विलेख अधिनियम है उसकी धारा 15 के अनुसार जब किसी भी विनिमय साध्य, चेक, बिल, हुंडी, जब इनकी पीठ पर या इनके सामने के भाग पर या उसके साथ किसी संलग्न कागज के पर्चे पर प्राप्तकर्ता या अन्य कोई जो उस समय उसका अधिकारी हो, अपना रुपये पाने का अधिकारी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने, हस्तांतरित करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर करता है, तो उस ही लेखे को वही लेखा बेचान लेख या एनरोजमेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो एनरोजमेंट है या बेचान के लेखे हैं, ये हम कितने भागों में, कितने पक्षों में बांटते हैं बच्चों? ये 2 पक्षों में बंटता है, जिसको एक को बोलते हैं बेचान करता मतलब एनरोजर, और दूसरा होता है बेचान पात्र जिसको एनरोजी बोलते हैं, एनरोजर और एनरोजी। अब ये एनरोजर क्या है? बेचान करता, यह वो व्यक्ति होता है जो बेचान लिखता है, जिसे बेचान करता कहा जाता है। 2 जो मैंने बोला एनरोजी, ये क्या है? यह वह व्यक्ति के पक्ष में जो बेचान किया जाता है, जिस भी व्यक्ति के पक्ष में बेचान किया जा रहा है उसे ही बेचान पात्र कहा जाता है या एनरोजी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यह किया कैसे जाता है, मतलब बेचान करने की जो विधि है वो क्या है। बच्चों बेचान चेक के मुख पर भी किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि ये चेक के बैक पर, मतलब उसकी पीठ पर, चेक के पिछले हिस्से पर ही मोस्टली किया जाता है। बेचान पात्र चाहे तो चेक या किसी अन्य व्यक्ति को पुनः इसका मतलब दोबारा भी इसका बेचान कर सकता है। अब यदि चेक की पीठ पर पुनः बेचान करने के लिए स्थान कम हो या न हो तो किसी अलग कागज की एक चिट लेकर चेक के किनारे पर जोड़ देते हैं, और इस प्रकार इस चेक के बेचान करते हैं कि जिससे हस्ताक्षर का कुछ भाग चेक पर ज़रूर आ जाना चाहिए। मतलब इस प्रकार से उसको जोड़ते हैं कि जब हम सिग्नेचर करें तो सिग्नेचर का जो एक्स्ट्रा पेपर हमने ऐड किया है, कुछ सिग्नेचर उस पर और कुछ सिग्नेचर चेक पर ज़रूर आना चाहिए। अलग से जोड़ी गई जो चिट होती है उसको हम बोलते हैं संयुक्त पत्र। अब बेचान करते समय जो बेचान करता है उसको अपने हस्ताक्षर, जैसे मैंने बताया, ज़रूर करने चाहिए, और यदि हस्ताक्षर नहीं किए जाएं तो ऐसा बेचान अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए हस्ताक्षर कंपलसरी और आवश्यक है। बच्चों हस्ताक्षर के साथ बेचान की डेट, दिनांक और बेचान पात्र का नाम लिखा जाना बेहद
ज़रूरी होता है। बेचान भी तभी वैध माना जाता है जबकि वह चेक की पूरी राशि का हो। हाँ, बिल का जो आंशिक बेचान है उसी दशा में वैध माना जाएगा। अब हम बात करते हैं जो बेचान है उसके जो चेक है उसका अनादरण, मतलब जिसको हम बोलते हैं चेक का डिसऑनर होना, और किसी भी अप्रतिष्ठित या तिरस्कृत होना। मतलब तो इन तीनों चीज़ों का एक ही सार है, चेक का अनादरण होना, अप्रतिष्ठित होना या तिरस्कृत हो जाना। हम इसको बोलते हैं चेक का डिसऑनर होना, मतलब डिसऑनर ऑफ अ चेक। इससे क्या आशय है जानते हैं बच्चों? जब कोई बैंक किसी चेक का किसी भी कारण से भुगतान करने में असमर्थ होता है या भुगतान करने से इनकार कर देता है तो हम इसको बोलते हैं चेक का अनादरण होना, अप्रतिष्ठित होना या तिरस्कृत होना, मतलब चेक का डिसऑनर हो जाना। तो अब ऐसे ही इन दशाओं में बैंक विभिन्न प्रकार के कारण बता करके चेक वापस कर देता है। जैसे क्या कारण हो सकते हैं? जैसे है दिनांक का न लिखा होना। जब चेक किसी भी दिनांक, मतलब जब चेक पर कोई भी दिनांक न लिखी हो तो बैंक ऐसे चेक पर नो डेट और विदाउट डेट लिखकर चेक को वापस कर देता है। चेक पर लिखता है नो डेट या विदाउट डेट। दूसरा होता है जब आगामी दिनांक का दिया हुआ चेक हो, मतलब यदि किसी भी चेक पर डेट हमने आगे की दी हुई है और उस पड़ी हुई डेट से पहले ही चेक को भुगतान करने के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया हो तो चेक जो बैंक वाले हैं वो चेक पर भुगतान तो उसका करेंगे ही नहीं और उस पर लिख देंगे पोस्ट डेटेड चेक या आगामी दिनांक का चेक। अब है जब पूर्व दिनांक का चेक हो, यदि किसी चेक पर 6 माह से पहले की डेट पड़ी हुई हो तो बैंक उसको भी भुगतान के लिए मना कर देता है और उस पर लिख देता है बासी चेक। बासी चेक या स्टेलर और एंटीडेटेड चेक, यह लिखकर चेक को वापस कर देता है। नंबर 4 होता है विकृत चेक। विकृत, अब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, विकृत का मतलब है जब चेक कहीं से कट गया हो, फट गया हो, मतलब उसकी जो आकृति है वो विकृति में बदल गई हो। तो ऐसे चेक, किसी भी कटे फिटे या मैले कुचैले जो चेक हैं उनको भी बैंक कटा फटा चेक लिख करके और वापस कर देता है। फिर है बच्चों जब बैंक के अकाउंट में पर्याप्त धन नहीं हो, मतलब अपर्याप्त धन का होना। तो यदि किसी भी ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है या ये कहें कि चेक की जो राशि है उससे कम राशि अकाउंट में जमा हो तो बैंक इस दशा में चेक का भुगतान नहीं करता है और क्या लिख के भेजता है? नो फंड और इनफिशिएंट फंड, मतलब अपर्याप्त धनराशि, और कहता है लेखक से मिलिए, तो मतलब रेफर टू ड्रॉ या आरडी शब्द लिखकर चेक को वापस कर देता है। फिर है अंकों और शब्दों में अंतर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम चेक भरते हैं, चेक लिखते हैं तो जो शब्दों और अंकों में धनराशि लिखी जाती है वो एक होनी चाहिए। यदि शब्दों और अंकों की धनराशि में अंतर है तो चेक उसको डिसऑनर कर देता है और उस चेक पर लिख देता है अंकों व शब्दों में अंतर, वर्ड्स एंड फिगर्स डिफर, यह लिखकर और चेक को वापस दे देता है। फिर है यदि हस्ताक्षर में अंतर हो, यदि लेखक के हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से न मिल रहे हों तो ऐसी दशा में बैंक चेक को वापस कर देता है, यह लिखकर के हस्ताक्षरों में अंतर, सिग्नेचर डिफर, और यह कहकर चेक वापस कर देता है। फिर है अपूर्ण चेक। यदि चेक में कोई भी बात लिखने से छूट जाती है, रह जाती है, तो क्या होता है कि जो बैंक है वो अपूर्ण चेक या इनकम्प्लीट चेक लिखकर चेक को वापस कर देता है। खाता बंद होने पर यदि बैंक में खाता बंद हो गया हो और उसके बाद चेक प्रस्तुत किया गया हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान तो करेगा ही नहीं और उस पर लिख देगा अकाउंट क्लोज्ड या खाता बंद और चेक वापस कर देगा। और फिर है चेक का
चेक में संशोधन होना, यदि चेक में कोई भी कटिंग है या संशोधन की स्थिति है तो उस पर लिख देता है कि हस्ताक्षर ना किए हों, तो ऐसी स्थिति में उस पर लिख देता है संशोधन पर लेखक के हस्ताक्षर आवश्यक। तो ये लिखकर बैंक चेक को वापस कर देता है। अब रेखांकित चेक, जब कोई चेक रेखांकित हो और बैंक की खिड़की पर जो कैश की खिड़की होती है उस पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया हो, या विशेष रेखांकित चेक नामांकित बैंक के द्वारा भुगतान करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो उस पर चेक पर लिख दिया जाता है खाते में जमा कीजिए, डिपॉजिट इनटू अकाउंट, या बैंक के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए, प्रेजेंट थ्रू अ बैंक। यह लिखकर चेक को वापस कर देता है। फिर है बच्चों व्यवस्था ना होना, अगर ग्राहक के चालू खाते में पर्याप्त शेष ना हो पर अन्य खातों में पर्याप्त जो धनराशि है वह जमा हो, तो बैंक इस दशा में भी चेक का भुगतान नहीं करता और उस पर प्रबंध नहीं, नॉट अरेंज्ड फॉर, लिख करके वापस कर देता है। अनियमित बेचान, यदि चेक पर बेचान किया गया हो और वह नियमित रूप से न हो तो भी ऐसे में उस पर अनियमित बेचान या एनरोलमेंट इरेगुलर लिखकर वापस कर देते हैं। स्वामित्व पर संदेह होना, यदि बैंक को एक चेक के धारक के स्वामी पर कोई भी संदेह होता है तो वह उसका चेक वापस कर देता है और भुगतान से मना कर देता है। अब हम बच्चों बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट की। बैंक ड्राफ्ट क्या है बच्चों? बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक प्रकार का आज्ञा पत्र है जिसका लिखने वाला जो बैंक है वो अपनी किसी भी शाखा को यह लिखकर आज्ञा दे सकता है कि उसमें जितनी भी धनराशि लिखित में है वो जिस व्यक्ति के नाम या जिस फर्म के नाम या जिस संस्था के नाम है उसके आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम है उसके मांगने पर व्यक्ति को भुगतान कर दे। बैंक ड्राफ्ट जो है वो उसके द्वारा रुपये भेजने की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक कुछ शुल्क लेता है और बैंक ड्राफ्ट को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसका रेखांकन भी करता है। लेकिन जो बैंक है, बैंक के ग्राहक और बाहरी व्यक्ति दोनों ही बैंक से बैंक ड्राफ्ट की सुविधा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।